हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू जनरेशन। जो कंप्यूटर का जो जनरेशन है आमतौर पर उसे डिवाइड किया है जनरेशन में। ईच जनरेशन रिफ्लेक्ट ए मेजर टेक्नोलॉजीज अचीवमेंट दैट चेंज द साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। हर जनरेशन ने रिफ्लेक्ट किया है एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चेंज किया है। इसके साइज़ को लेकर, स्पीड को लेकर, कॉस्ट को लेकर, कैपेबिलिटीज़ को लेकर कंप्यूटर के इन सब के बेस पे क्या किया, जनरेशन को डिवाइड किया, अलग किया। ठीक, अब बताइए इन शॉर्ट सिंपल में कहते हैं कंप्यूटर जनरेशन शो द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो हमें दिखाता है इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हमें दिखाता है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका। फिर आते हैं फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब से लेकर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमार्केबल जर्नी। जो वैक्यूम ट्यूब से लेकर आर्टिफिशियल जर्नी तक जो जर्नी था वो एक रिमार्केबल जर्नी था, बहुत अद्भुत जर्नी था, सफ़र था। इस जनरेशन ब्रॉट मेजर इम्प्रूवमेंट इन साइज, स्पीड, रिलायबिलिटी, स्टोरेज एंड पावर। हर जनरेशन में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, साइज को लेकर, स्पीड को लेकर, रिलायबिलिटी को लेकर, स्टोरेज को लेकर, पावर को लेकर। अब आते हैं जनरेशन। दीज आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956, यानी कि उसका मेन जो टेक्नोलॉजी है वह था वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वाल्व्स टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। यूज़ थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, हज़ारों में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा था साइज में। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना बड़ा होगा जो चीज़ वो बिजली भी बहुत कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करेगा। जनरेट ए लॉट ऑफ हीट, और जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा वो हीट भी जनरेट करेगा, बहुत हीट भी जनरेट करता था। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। वर्क इन मशीन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता था। पीरियड था 1940 से लेकर 56 तक। इसमें एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन में इनेक, यूनिवेक, ईडीसेक, IBM 701, जूसी 3। यानी कि ये है, यहाँ पे जो एक पिक्चर है ये है किसका, यही जनरेशन 1 के कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। कितना बड़ा है देखो। अब इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट जनरेशन का एडवांटेज है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, परफॉर्म करता था कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सेकंड्स में। दैट टुक ह्यूमन आवर्स, एंड ह्यूमंस का जो दिन में हफ्ते में करता था वो घंटे में करना शुरू कर दिया। ठीक, अब बताइए यहाँ पे यूज इट इन स्पेसिफिक मिलिट्री, यूज इन स्पेसिफिक यूज इन द साइंटिफिक एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, और यूज़ किया था इसमें साइंटिफिक और मिलिट्री एप्लीकेशन। इसमें इसका जो डिसएडवांटेज है वो हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज क्या था इसका, ह्यूज साइज में बहुत बड़ा था और अनरिलायबल था, कंज्यूम करता था लॉट ऑफ पावर्स को, बहुत ज़्यादा पावर्स को कंज्यूम करता था, प्रोड्यूस करता था एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। नीडेड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस, इसको ज़रूरत होता था मेंटेन रखने के लिए, और वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था। और किसके लिए यूज़ किया जाता था, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, सेंसस प्रोसेस करने के लिए, और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन पे, यानी कि की पॉइंट जो है द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का बर्थ हो, उसका जन्म हुआ। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक, जो इसमें मेन टेक्नोलॉजी था वो ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर आ गया इसके बदले। स्मॉल इन साइज, इसके साइज बहुत स्मॉल थे। लेस हीट जनरेशन, और साइज भी स्मॉल हो गया तो ये हीट भी बहुत कम जनरेट कर रहा था। मोर रिलेबल, ज़्यादा रिलेबल था। कंज्यूम लेस पावर भी बहुत कम ले रहा था, कंज्यूम कर रहा था। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, बहुत ज़्यादा फास्ट था फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में। यूज इट असेंबली लैंग्वेज यूज़ होता था, और पीरियड था 1956 से लेकर 1963 तक। और एग्जांपल इसमें है IBM
1401, IBM 7094, CDC 1604, UNIVAC 1108, Honeywell 400। ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या था इसका, ज़्यादा रिलेवर था और फास्टर था। स्मॉल था साइज में, पावर बहुत कम कंज्यूम कर रहा था, चीपर था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, कुड हैंडल लार्ज प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोग्राम को हैंडल कर सकता था। इसका डिसएडवांटेज क्या था, स्टिल लार्ज इन साइज कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये भी बहुत बड़ा था। रिक्वायर्ड था एयर कंडीशनिंग की, रिक्वायर्ड था एयर कंडीशनिंग की, और स्टिल कॉस्टली था, फिर भी ये बहुत महंगा था। फिर ये यूज़ कहाँ होता है, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, बिजनेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता था, और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो की पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इम्प्रूव स्पीड, साइज एंड रिलायबिलिटी। जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर इसमें लगाया गया, डेवलप हुआ, तो इस क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ स्पीड को लेकर, साइज़ को लेकर, रिलायबिलिटी के से ऑलराउंड सब में इम्प्रूव होना शुरू हो गया। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक। थर्ड जनरेशन, इसमें मेन टेक्नोलॉजी था इंटीग्रेटेड सर्किट, IC टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया बाय इंटीग्रेटेड सर्किट ने, मच स्मॉलर इन साइज, और छोटा हो गया साइज में, ज़्यादा रिलेबल हो गया, लेस हीट जनरेशन, और हीट भी बहुत कम जनरेट करता था, फास्टर हुआ, ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ था, जैसे कि बेसिक, कोबाल, फॉर्टन, ये सब यूज़ किया जाता। पीरियड था 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें एग्जांपल है IBM सिस्टम 360, PDP 8, IBM 370, Honeywell 6000, UNIVAC 9000, ये एग्जांपल्स हैं। अब आता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या था इसका, हाई स्पीड था और एक्यूरेसी था, ठीक, और साइज में बहुत स्मॉल था, रिलेबल था, पावर भी बहुत कम कंज्यूम कर रहा था, सपोर्ट था मल्टी लैंग्वेज के लिए। जो पहले जनरेशन का था उसमें मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं था, इसमें मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। और डिसएडवांटेज क्या था, स्टिल फिर भी ये एक्सपेंसिव था, आम आदमी के लिए, पब्लिक ये नहीं खरीद सकता था। रिक्वायर्ड था स्पेशल ट्रेनिड यूज़र, इसको ज़रूरी था, इसमें एक आदमी को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता था यूज़र्स को इसको चलाने के लिए। कम्प्लेक्स था ऑपरेटिंग, चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत कम्प्लेक्स था, मुश्किल था, टफ था। और कहाँ यूज़ होता था ये, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता था, बिजनेस, बैंकिंग के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए। इंटीग्रेटेड सर, इसका कुछ की पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रॉड कंप्यूटर टू ए न्यू लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। यानी कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर आते हैं, कंप्यूटर को एक नई लेवल पे, नई ऊंचाई पे, एफिशिएंसी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर एक बहुत बड़ी राहत थी, बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन यानी कि 1971 से लेकर 2010 तक। जो मेन टेक्नोलॉजी था, माइक्रो प्रोसेस था, VLSI, वेरी लार्ज, क्या था, कुछ तो था, मैं भूल गया, वेरी लार्ज सिमुलेट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, शायद ऐसा था। IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, वह डेवलप हुआ था इनटू माइक्रो प्रोसेसर। इसी को डेवलप किया माइक्रो प्रोसेसर ने, वेरी बहुत स्मॉल साइज में, बहुत स्मॉल था, वेरी हाई स्पीड था, लो कॉस्ट, यानी बहुत कम कीमत था इसका। पर्सनल कंप्यूटर इमर्ज, आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल कंप्यूटर इमर्ज हुआ, निकलना शुरू हो गया। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या हुआ, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसमें फोर्थ जनरेशन में। पीरियड था 1971 से लेकर 2010 तक। अब एग्जाम्पल इसमें आते हैं, यहाँ पे आता है इंटेल 4004, इंटेल 8085, IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश, विंडो PC, लैपटॉप, यहाँ से शुरू होना शुरू पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एडवांटेज क्या था, वेरी स्मॉल था और पोर्टेबल था, बहुत फास्ट था, लार्ज मेमोरी था, यूज़र फ्रेंडली था, कॉस्ट भी कम था,
वाइड अवेलेबिलिटी था, हर जगह मिलना शुरू हो गया। नेटवर्किंग इंटरनेट और नेटवर्किंग भी था इसमें, काम इंटरनेट से काम भी कर रहा था। अब आते हैं एडिसन के रैपिडली ओबसलेशन। ये बहुत ज़्यादा ही ऑपरेशन होता था, सिक्योरिटी वायरस थ्रेट आता था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और कुछ टेंशन, मतलब आसानी से हैक कर सकता था। डिपेंडेंसी था किस पे, सॉफ्टवेयर पे। ठीक, अब आते हैं इसके यूज़ पे। कहाँ यूज़ होता था ये? पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ होता था, ऑफिस और बिजनेस में यूज़ होना शुरू हुआ। इंटरनेट और कम्युनिकेशन करना इसके थ्रू शुरू हुआ। एजुकेशन में, एंटरटेनिंग एंड गेमिंग, मल्टीमीडिया में यूज़ होना शुरू हुआ। इसका की पॉइंट क्या था? जो बात हुआ पर्सनल कंप्यूटर का एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर बात होना शुरू हुआ और एक डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर फ्यूचर तक, यानी जो आने वाले समय तक, वहाँ तक क्या है, इसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ जनरेशन। मेन टेक्नोलॉजी क्या था? AI था, ULSI था, पैरेलल प्रोसेसिंग था, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ये इन सब में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का यू इसमें यूज़ होता था। ULSI उसमें तो वेरी लार्ज, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, पैरेलल प्रोसेसिंग था, क्वांटम कंप्यूटिंग था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करता था, मशीन लैंग्वेज रोबोटिक था। 2010 से लेकर फ्यूचर तक, आने वाले समय तक भी 5 जनरेशन यूज़ होता रहेगा। एग्जाम्पल था AI कंप्यूटर बन गया, सुपर कंप्यूटर बन गया, क्वांटम कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, IoT डिवाइस, ये सब एग्जाम्पल्स। इसका एडवांटेज क्या था? एक्सट्रीमली फास्ट था, बहुत हाई स्टोरेज था, इंटेलिजेंट सिस्टम था, कैन लर्न इंटीग्रेशन, खुद सीख सकता था और खुद डिसीजन लेने की काबिलियत रखता था। ऑटोमेशन था, ये खुद ऑटोमेटिक काम करता था। सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम, दुनिया की कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के काबिल था। अब डिसएडवांटेज क्या था? वेरी हाई कॉस्ट, कीमत बहुत ज़्यादा था। इथिकल एंड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत कंसर्न, इसमें बहुत इशू आ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, प्राइवेसी इशू होना शुरू हो गया। फिर इस जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाए, बिग डाटा के लिए, रोबोटिक के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, स्मार्ट वर्ल्ड एंड IoT के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या की पॉइंट था? द एज ऑफ इंटेलिजेंस, स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी कंप्यूटिंग। आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर के कंपेरिजन में आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतना ऊपर हो गया कि पूरे डिजिटल इरा शुरू हुआ, इतना ही इंटेलिजेंस एज शुरू हुआ, स्मार्ट फ्यूचर रेडी कंप्यूटिंग ये सब शुरू होना शुरू। अब आते हैं यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक छोटा सा सब सा हमने सब डिस्कस किया। अब आते हैं इन सब में इवोल्यूशन को पिक्चर पे थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया 1940 से लेकर 50, फिर ट्रांजिस्टर हुआ, ये ट्रांजिस्टर 1956 से लेकर 1963, फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ आया 1964 से लेकर 71, फिर आया माइक्रो प्रोसेसर 1971 से लेकर 2010, फिर AI और फ्यूचर आया 2010 से लेकर फ्यूचर तक। अब आते हैं जनरेशन के थोड़ा कंपेरिजन का। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 में वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी साइज बहुत बड़ा था, स्पीड लो था, रिलायबिलिटी लो था, कॉस्ट बहुत हाई था। सेकंड जनरेशन में 1956 से लेकर 1963 ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, लार्ज था, साइज में स्पीड था, फास्टर था, रिलायबिलिटी मीडियम था, कॉस्ट हाई था। थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर 71 तक था, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ, साइज स्मॉल था, स्पीड फास्ट था, रिलायबिलिटी हाई था, कॉस्ट मीडियम था। फोर्थ जनरेशन 1971 2010 टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर, साइज बहुत स्मॉल था, स्पीड वेरी फास्ट था, रिलायबिलिटी वेरी हाई था, कॉस्ट लो था। फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेकर फ्यूचर, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ AI ULSI क्वांटम, साइज में अल्ट्रा स्मॉल था, स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट था, रिलायबिलिटी इंटेलिजेंट था, कॉस्ट बहुत हाई था। अब आते हैं कुछ पॉइंट के बाद। इनिक 1946 वेट अबाउट 30 टन। दो इनिक का जो 1946 में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया, उसमें इसका वेट था 30 टन। A modern smartphone today is thousands of times more powerful than the computer of 1940s.
जो आज के दौर में जो स्मार्टफोन है वो 1000 टाइम पावरफुल है जो कंप्यूटर था 1940s में, ठीक। और फ्यूचर कंप्यूटर में फ्यूचर का जो कंप्यूटर है वो सोच सकता है, लर्न कर सकता है, ह्यूमन की तरह एक कर सकता है, ठीक। ये हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, इसमें टेक्नोलॉजी क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल, एडवांटेज, सब कुछ डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।